गुड आफ्टरनून सीएमए स्टूडेंट्स। सीएमए इंटर फर्स्ट ग्रुप पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने लास्ट क्लास में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएस चैप्टर स्टार्ट किया था। और बीआरएस के अंदर हमने यहाँ पर लास्ट क्लास में इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो हमने स्टडी किए थे। तो यहाँ पर इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया था, क्लियर किया था, जिसमें हमने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक के अंदर एक करंट अकाउंट, हमारा बिजनेस का अकाउंट ओपन करवाया था। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये समझाया था कि कैश बुक जो हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, कैश बुक जो हम प्रिपेयर करेंगे बिजनेस में, उसके दो बैलेंसेज हैं, डेबिट और क्रेडिट। जो डेबिट होता है वो फेवरेबल बैलेंस होता है कैश बुक के बैंक कॉलम का, और क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल नेगेटिव बैलेंस होता है। और नेगेटिव बैलेंस को हम ओवरड्राफ्ट बैलेंस भी कहते हैं। फिर जो हमारी पासबुक है, पासबुक का जो फेवरेबल बैलेंस होता है वो होता है क्रेडिट, और अनफेवरेबल होता है डेबिट। फिर उसके बाद में मैंने कहा था कि इसके अंदर यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है आपका बीआरएस का, उसमें आपके फोर सिचुएशन, फोर केसेस रहेंगे। अब वो फोर केसेस कौन से रहेंगे, जिसमें यहाँ पर पहला केस ये था कि यदि आपके पास क्वेश्चन में कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है, मतलब पॉजिटिव बैलेंस गिवन है, तो यहाँ पर आपको पासबुक का बैलेंस फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। और आपके पास कैश बुक का यदि डेबिट बैलेंस गिवन है तो पासबुक का डेबिट बैलेंस भी कैलकुलेट हो सकता है, और क्रेडिट बैलेंस भी कैलकुलेट हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। सेकंड वाले केस में ये था कि आपके पास कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो पासबुक का डेबिट या क्रेडिट कोई सा भी बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, हो सकता है। फिर उसके बाद में थर्ड केस था कि आपके पास में पासबुक का बैलेंस गिवन है और पासबुक का पॉजिटिव क्रेडिट बैलेंस गिवन है, तो कैश बुक का आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है। और पासबुक का नेगेटिव है तो भी आपको कैश बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। मतलब इस चैप्टर में आपके सामने टू बुक्स है, कैश बुक और पासबुक। दोनों में से किसी एक बुक का बैलेंस यदि आपके पास में गिवन है तो उसकी अपोजिट बुक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है। और इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करने के लिए मैंने आपको एक बहुत ही इजी ट्रिक बताई है। वो इजी ट्रिक मैं वापस रिपीट कर देता हूं, क्योंकि अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो उस इजी ट्रिक में मैंने आपको ये बताया था स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस बुक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, जैसे पहले और दूसरे केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में, आपको कौन सी बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो जिस बुक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है उसे आप हमेशा बेस ले लेंगे, मतलब उसको बेस मानेंगे। तो जिस बुक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है, जैसे हमारे फर्स्ट और सेकंड केस में हमें पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो पासबुक हमारे लिए बेस है, मतलब पासबुक हमारे लिए सब कुछ है। पहले और दूसरे केस में हमें पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है, पासबुक जैसा कहेगा वैसा हमें करना है। पासबुक ये कहता है कि भैया इस ट्रांजेक्शन को ऐड करना है, प्लस करना है तो प्लस करेंगे हम, इस ट्रांजेक्शन को माइनस करना है तो माइनस करेंगे, इसका कुछ भी नहीं करना, नल इफेक्ट, नो एडजस्टमेंट, तो हम उसका फिर कुछ नहीं करेंगे। तो हमें यहाँ पर, मतलब मैंने क्या कहा था कि हम यहां पर किसकी सुनेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड केस में हम पासबुक की सुनेंगे। पासबुक हमसे जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन जो थर्ड एंड फोर्थ केस है, जिसमें हमारे पास में पासबुक का बैलेंस तो गिवन है और कैश बुक का बैलेंस हमें कैलकुलेट करना है, तो फिर इसमें हमें किसकी सुननी है, तो इसमें हमें सुननी है कैश बुक की। कैश बुक जैसा कहेगा हमें वैसा करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर क्या करना है, जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है हमेशा उसी की सुननी है, उसी की माननी है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्किंग करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर, अमेंडेड कैश बुक। अमेंडेड कैश बुक का मतलब क्या हुआ, अमेंडेड कैश बुक का मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर अपने बिजनेस में जो भी कैश बुक प्रिपेयर की है, जो कैश बुक हमने बनाई है, ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ कैश बुक के बैंक कॉलम के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है, ओनली बैंक कॉलम। तो यहाँ पर हम जो कैश बुक बना चुके हैं उसके अंदर या तो हम किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर हमने कोई ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड कर लिया, गलत एडजस्ट कर दिया, तो फिर हमें यहाँ पर अपनी कैश बुक को रिवाइज करना है। रिवाइज का मतलब हमें फिर से कैश बुक बनानी होगी। तो यहाँ पर जब हम दोबारा से कैश बुक बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं अमेंडेड कैश बुक या रिवाइज कैश बुक। अब बात यह है
कि क्या सर यहाँ पर सिर्फ हमें रिवाइज कैश बुक बना के छोड़ देना है? नहीं, यहाँ हमें रिवाइज कैश बुक भी बनानी है, और उसके साथ साथ हमें रिवाइज कैश बुक बनाने के बाद हमें बीआरएस भी बनाना है। मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है इस वाले टॉपिक में। अब बात यह है कि जो अमेंडेड कैश बुक होगी उसमें हम किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे, और बीआरएस में हम किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये अमेंडेड कैश बुक वाला जो टॉपिक है आपका, इसमें हम ट्रांजेक्शन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? टू पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। यहां पर इस टॉपिक में हमें अमेंडेड कैश बुक भी बनाना है, और इसमें हमें बीआरएस भी बनाना है ना भाई? दो चीज बनानी है। अभी तक जो हम स्टडी करते आ रहे थे उसमें हम सिर्फ बीआरएस ही बना रहे थे, लेकिन यहां तो हमें अमेंडेड कैश बुक भी बनाना है और बीआरएस भी बनाना है। अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको दो पार्ट में ऐसे डिवाइड करना है कि वो ट्रांजेक्शन्स जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, या कैश बुक में उनका गलत एडजस्टमेंट हो गया, वो गलत रिकॉर्ड हो गए, तो कैश बुक में जिन ट्रांजेक्शन्स की मिस्टेक हो रही है, जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या गलत रिकॉर्ड हो गए, उनको तो हम अब कहां रिकॉर्ड करेंगे? अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और जो ट्रांजेक्शन्स पासबुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं हुए या गलत रिकॉर्ड हो गए, उनको कहां एडजस्ट करेंगे? बीआरएस में एडजस्ट करेंगे। तो यहां पर जो भी ट्रांजेक्शन, जिन ट्रांजेक्शन्स का यहां पर कैश बुक के अंदर यहां पर मिस्टेक हुई है, जिन ट्रांजेक्शन्स को कैश बुक में प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किया गया है या गलत रिकॉर्ड किया गया है, उनको तो अमेंडेड कैश बुक के अंदर, और जिन ट्रांजेक्शन्स को पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया या फिर गलत रिकॉर्ड हो गए पासबुक में, उनको बीआरएस में एडजस्ट किया जाएगा। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर नोट्स में नोट करवाई हुई है आपके सामने। देखिए, अमेंडेड कैश बुक जो हम रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, उसमें कौन से आइटम आएंगे? आइटम विच आर नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन कैश बुक, मतलब वो आइटम जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए, या फिर रिकॉर्ड तो हुए लेकिन गलत रिकॉर्ड हो गए, मतलब गलत अमाउंट रिकॉर्ड हो गया, या तो यहां पर रॉन्ग अमाउंट की कास्टिंग हो गई, या गलत साइड में रिकॉर्ड हो गया। तो इन ट्रांजेक्शन्स को अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो ट्रांजेक्शन्स पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या गलत रिकॉर्ड हो गए पासबुक में, तो उनको बीआरएस में एडजस्ट किया जाएगा। कहां एडजस्ट किया जाएगा? बीआरएस में यहां पर। तो कैश बुक में यदि कोई एरर है, उनको यहां पर कैश बुक में उनका रेक्टिफाई किया जाएगा। और जिन ट्रांजेक्शन्स को हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, उनको अब हम रिवाइज कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और जो ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या पासबुक में गलत रिकॉर्ड हो गए, उनको कहाँ एडजस्ट करेंगे? बीआरएस में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था अमेंडेड कैश बुक। इजी है ये भी टॉपिक। अब चलिए हम यहाँ पर इस इजी ट्रिक से इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है इसी ट्रिक से, जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि भाई हमें जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, हमें उसकी अकॉर्डिंग चलना है, वो जैसा कहेगा हमें वैसा करना है। तो उसी ट्रिक से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपके स्टडी मटेरियल का, आपका जो यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो मॉड्यूल है यहाँ पर, उसी का क्वेश्चन है यहाँ पर। आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के मॉड्यूल में, सीएमए इंटर के मॉड्यूल में, यहां पर बीआरएस के दो क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और दूसरा क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आपके अभी दिसंबर 2025 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। ठीक है, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। on comparison on comparing the cash book of Saksham with the bank passbook for the year ended 31st March 2022। आपके पास में यहाँ पर 31st मार्च, जो मार्च मंथ है, उस मार्च मंथ की आपके पास कैश बुक और पासबुक को लेकर कुछ ट्रांजेक्शन्स इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, ये आपके पास ट्रांजेक्शन्स है, जो ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर कैश बुक और पासबुक में मिसमैच हो रहे हैं। और लास्ट में आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर
कैश बुक का बैलेंस गिवन है। कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है? कैश बुक का। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि कैश बुक को हम दूसरे नाम से यहाँ पर बैंक बुक भी कहते हैं। कैश बुक का दूसरा नाम बैंक बुक होता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। और पासबुक को हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं दूसरे नाम से। क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। अब पॉइंट ये आता है कि सर इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कैश बुक का बैलेंस तो गिवन है 1,58,280, लेकिन ये कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना कि यदि आपके पास कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस गिवन है वो फेवरेबल अनफेवरेबल की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस वाले केस में आप हमेशा कैश बुक और पासबुक का फेवरेबल बैलेंस एज्यूम करेंगे। क्या एज्यूम करोगे? फेवरेबल। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। क्या होता है? डेबिट बैलेंस। चलिए, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ बीआरएस प्रिपेयर करना है, सिर्फ बीआरएस रेडी करना है। और बीआरएस हमें कौन से मंथ का रेडी करने के लिए बोला है, प्रिपेयर करने के लिए बोला है उसने? मार्च मंथ का। चलिए स्टूडेंट्स, हम बीआरएस बनाते हैं। मार्च मंथ का हमें बीआरएस बनाना है। अब देखिए, ये इजी फॉर्मेट आप यूज में लीजिए। अब इसमें ऊपर ही ऊपर आपकी हेडिंग आ जाएगी, बीआरएस एज ऑन 31 मार्च 2000। कौन से ईयर का है ये? 2022। 2022। अब हमें इसके अंदर बीआरएस रेडी करना है, और बीआरएस हमें कौन से मंथ का बनाना है? मार्च मंथ का हमें बीआरएस बनाना है। चलिए, सबसे पहले अब पर्टिकुलर ये आपका प्लस का कॉलम हो जाएगा, और ये माइनस वाले आइटम्स का कॉलम हो जाएगा। अब इसमें जो भी हमारे पास में बैलेंस गिवन है, तो मैंने क्या कहा कि कैश बुक का बैलेंस हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन डेबिट है या क्रेडिट वो नहीं पता, तो हम फेवरेबल बैलेंस ही एज्यूम करते हैं। तो यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस जो होता है उसे हम कहते हैं डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है हमारे पास? 158,280। तो इसे हम यहाँ पर पॉजिटिव बैलेंस है तो पॉजिटिव कॉलम में शो कर देंगे। तो पॉजिटिव वाला कॉलम कौन सा है हमारा स्टूडेंट्स? यहाँ पे प्लस वाला कॉलम, ये लीजिए। ये तो हमारा जो बैलेंस था, स्टार्टिंग जो बैलेंस था हमारे पास में, वो हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। यदि सपोज कीजिए कैश बुक का हमारे पास नेगेटिव बैलेंस गिवन होता, तो उसे हम नेगेटिव वाले कॉलम में, माइनस वाले कॉलम में शो करते। ठीक है। अब आते हैं हम ट्रांजेक्शन्स पे। अब स्टूडेंट्स ये जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, इनको हम कौन से वाले कॉलम में एडजस्ट करेंगे, प्लस में या माइनस में? तो उसके लिए हम यहाँ पर एक रफ के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, रफली। अब इस रफली कैलकुलेशन में कैश बुक और पासबुक, अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कैश बुक का बैलेंस गिवन है और हमें पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो अभी मैंने क्या कहा था कि हमें जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है, उसी की बात माननी है और सुननी है। तो जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है। तो पासबुक हमारे लिए हो जाएगी बेस बुक, इसको बेस लेना है। ठीक है। चलिए, अब ट्रांजेक्शन वाइज चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है? आउट ऑफ 82,000 पेड इन बाय चेक इनटू द बैंक, चेक अमाउंट 30,000 वर कलेक्टेड ऑन 5 अप्रैल। मतलब मार्च वाले मंथ में, क्योंकि देखिए ध्यान रखना कि हम यहाँ जो कैश बुक और पासबुक के बीच में जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो मंथली बेसिस पे कर रहे हैं, और इस क्वेश्चन में मार्च मंथ की बात हो रही है, तो हमें मार्च मंथ पे ध्यान रखना है। ये कह रहा है कि मार्च वाले मंथ में 82,000 रुपीज का चेक हमने कलेक्शन के लिए बैंक में सेंड किया था, भेजा था। तो जैसे ही हमने 82,000 रुपीज के चेक को बैंक में कलेक्शन के लिए सेंड किया, कब सेंड किया था? 25 मार्च को।
उसी दिन हमने कैश बुक के अंदर अपना बैलेंस 82,000 से इंक्रीज कर दिया। कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस हमने 82,000 से इंक्रीज कर दिया। भाई कस्टमर से चेक मिला, हमने 25 मार्च को बैंक में लगा दिया। जिस दिन लगाया उस दिन हमने बैलेंस इंक्रीज कर दिया। लेकिन इस मार्च वाले मंथ में इस 82,000 रुपीज के जितने भी चेक थे उनमें से कितने अमाउंट के चेक हमारे बैंक में डिपॉजिट हुए। तो ये कह रहा है कि 82,000 में से 30,000 रुपीज के चेक 5 अप्रैल को कलेक्ट हुए हैं। अप्रैल मतलब नेक्स्ट मंथ। तो 82 में से 30,000 के चेक तो अगले महीने कलेक्ट हुए अप्रैल में। तो फिर मार्च में सिर्फ कलेक्ट कितने हुए? तो जो बाकी अमाउंट के चेक बचे वो मार्च मंथ में कलेक्ट हो गए। तो 82 में से 30 माइनस कर दीजिए, तो कितना बचेगा बाकी अमाउंट? 52। तो इसका मतलब कि मार्च वाले मंथ में हमारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 52,000 रुपीज ही डिपॉजिट हुए हैं, जबकि हमने तो 82,000 के चेक डिपॉजिट के लिए सेंड किए थे। लेकिन मार्च वाले मंथ के अंदर सिर्फ 52,000 के ही चेक डिपॉजिट हुए, बाकी 30,000 के चेक डिपॉजिट तो हुए, लेकिन कब? नेक्स्ट मंथ अप्रैल में हुए। तो अप्रैल का तो हमें अभी लेना देना ही नहीं है। भाई बैंक में मार्च मंथ में जितने अमाउंट के चेक क्लियर हुए हैं, कलेक्ट हुए हैं, वही डिपॉजिट होंगे। अब चलिए, अब हमने बेस किसको लिया था स्टूडेंट्स? पासबुक को, क्योंकि पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है तो पासबुक के अकॉर्डिंग चल रहा है। अब पासबुक क्या कह रहा है? पासबुक ये कह रहा है कि भैया मार्च मंथ में ओनली 52,000 का अमाउंट ही प्लस होगा, जबकि हम कैश बुक में कितना प्लस करके बैठे? 82। तो हमें पासबुक की बात सुननी है, पासबुक की बात माननी है। उसने कहा 52 ही प्लस होगा, हम ज्यादा प्लस करके बैठे हैं। तो अब हमें क्या करना है? उसके अकॉर्डिंग चलना है। वहां 52 प्लस है तो यहां पे भी अब हमें 52 ही चाहिए और करना है। तो अब इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये लीजिए, क्योंकि हमें दोनों बुक का बैलेंस मैच तो करना है। मैच हो गया तो हमने क्या किया, हम यहाँ पर कैश बुक में तो 82,000 रुपीज हमने प्लस किया था और पासबुक में 52 ही प्लस हुआ था। तो हमें यहाँ पर पासबुक की मांगनी है, उसकी सुननी है। उसने कहा 52 ही प्लस होगा, तो हमने जो 30,000 ज्यादा प्लस कर दिया वो हमने लेस कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी 52,000 और वहां पे भी 52,000। ठीक है, तो इसका मतलब जो 30,000 रुपीज हमने ज्यादा प्लस कर दिया था कैश बुक में, वो अब हमें क्या करना है? माइनस करना है। कितना? 30,000। ये लीजिए। अब इसके आगे हम यहां पर क्या कर देंगे? जो भी हमने अमाउंट तो शो कर दिया माइनस वाले कॉलम में, अब जो ट्रांजेक्शन था ना उसकी यहां समरी लिख देनी है पर्टिकुलर वाले कॉलम में। तो समरी हम मेंशन कर देते हैं। चेक नॉट कलेक्ट इन मंथ। इस महीने में 30,000 के चेक कलेक्ट नहीं हो पाया, मतलब उनका अमाउंट क्लियर नहीं हो पाया। समरी लिखनी है बस पर्टिकुलर में। मैन तो पूरा गेम जो है वो प्लस माइनस का ही है। चलिए सेकंड पे आते हैं। आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंट 31,200 ऑन 28 मार्च। चेक ड्रॉन, देखो लैंग्वेज का सिंपल सा बता दो मैं, लैंग्वेज यदि आपको ट्रांजेक्शन की समझ में आ रही है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है। मैं बता दूं, लैंग्वेज मतलब जो ट्रांजेक्शन है वो क्या कहना चाहता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए तो देखो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए होती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे अपन उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। आउट ऑफ चेक ड्रॉन अमाउंट 31,200 ऑन 28 मार्च। अब ये कह रहा है कि 28 मार्च को आपने 31,200 रुपीज के चेक ड्रॉन कर लिए। ड्रॉन का मतलब आपने किसी को पेमेंट के लिए आपने चेक इशू कर दिए। अब आपने जैसे ही मार्च मंथ में 31,200 रुपीज के चेक पेमेंट के लिए इशू किए, आपने अपनी कैश बुक का बैंक कॉलम का बैलेंस 31,200 से रिड्यूस कर दिया। भाई करेंगे, आपने चेक दे दिए पेमेंट के लिए। लेकिन आगे वो कह रहा है कि इस 31,200 में से 10,000 रुपीज के चेक कब प्रेजेंट हुए? 3 अप्रैल को। जैसे सपोज कीजिए कि मैंने किसी को पेमेंट कर दिया, 31,200 के चेक किसी को दे दिए पेमेंट के बदले में। लेकिन उन चेक, टोटल चेक में से 10,000 के चेक उसने कब लगाए बैंक में, कब प्रेजेंट किए? अप्रैल मंथ में प्रेजेंट किए। तो फिर मार्च मंथ में सिर्फ ओनली कितने अमाउंट के चेक प्रेजेंट हुए हैं बैंक में? 21,200।
ठीक है भाई, 10,000 के चेक तो उसने कब लगाए थे? अप्रैल में लगाए ना। तो हमारे बैंक अकाउंट में से, हमारा जो बैंक है, मार्च मंथ में हमारे बैंक में से सिर्फ कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ? 21,200। क्यों? क्योंकि 10,000 तो कब रिड्यूस होगा? जब चेक प्रेजेंट होंगे। वो भी कब प्रेजेंट हुए? अप्रैल में। तो यहाँ पर हमने तो जैसे ही चेक इशू किया, जैसे ही जिस दिन हमने चेक इशू किए उसी दिन कैश बुक में एंट्री पास कर दी। लेकिन पासबुक के अंदर एंट्री मार्च मंथ में सिर्फ 21,200 की हुई। 10,000 की एंट्री कब होगी? अप्रैल में होगी। तो अप्रैल से तो हमें लेना देना ही नहीं है ना, क्योंकि हम तो मार्च का बीआरएस बना रहे हैं। तो मार्च में क्या एक्टिविटी हो रही है, सिर्फ उसी पे हमें ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कैश बुक में 31,200 माइनस हुआ है, वहां 21,200 माइनस हुआ है। पासबुक हमारे लिए भगवान है, हमें पासबुक की सुननी है। पासबुक कह रहा है कि भैया 21,200 ही माइनस करो। हमने ज्यादा माइनस कर दिया, तो जितना अमाउंट ज्यादा लेस कर दिया उतना वापस प्लस कर दो। ये लीजिए। तो यहाँ पे भी 21,200 माइनस, उधर भी 21,200 मैच हो गया। तो यहाँ पर ये 10,000 जो हमने कैश बुक में से ज्यादा लेस कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था, वो अब हमने प्लस कर दिया। तो अब ये प्लस कॉलम में शो हो जाएगा 10,000। ये लीजिए। और यहां पर ट्रांजेक्शन की समरी नोट कर दीजिए। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू तो हुए थे 10,000 के, लेकिन मार्च मंथ में प्रेजेंट नहीं हुए। कब प्रेजेंट हुए? अप्रैल में। चलिए, अब आते हैं उसके बाद में थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट, ये सेकंड, अब हम चलते हैं थर्ड की तरफ। अब थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है वो समझते हैं। थर्ड कह रहा है कि ये चेक ऑफ 4,000 एंटर्ड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक ऑन 31 मार्च। हमें अपने कस्टमर से चेक रिसीव हुआ था, कितने का? 4,000 का। उसकी एंट्री हमने कैश बुक में कर दी, लेकिन उसे बैंक में सेंड करना भूल गए। बैंक में सेंड करना भूल गए। चलिए, अब जो भी भूल चूक हो गई वो हो गई। अब उसको लेकर पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 4,000 रुपीज के चेक थे, कस्टमर से रिसीव हुए थे। उसकी एंट्री कैश बुक में तो पास कर दी थी आपने, 4,000 रुपीज प्लस कर दिया, लेकिन उनको आपने बैंक में सेंड ही नहीं किया। तो बैंक में जब तक आप चेक भेजोगे नहीं, तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में प्लस कहां से होगा? तो इस ट्रांजेक्शन का बैंक में कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नल इफेक्ट। नल इफेक्ट, कुछ भी नहीं हुआ। तो अब किसकी सुननी है? पासबुक की। अब पासबुक क्या कह रहा है इस ट्रांजेक्शन को लेकर, कि भाई इस ट्रांजेक्शन का मार्च मंथ में बैंक में कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, नल इफेक्ट है। तो वहां नल है, तो हमें यहां पे भी नल करने के लिए क्या करना होगा? ये लीजिए माइनस। तो यहां पे भी नल इफेक्ट आ जाएगा। तो यहां पर ये ट्रिक क्या बताई थी मैंने, कि जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है। वो जैसा कहे, मतलब उस बुक में जो अमाउंट नजर आ रहा है वही सेम चीज आपको उसकी अगेंस्ट बुक में लेके आनी है। भाई यहां पर पहले ट्रांजेक्शन में पासबुक के अंदर 52,000 प्लस था, तो 52 ही आपको उसकी अपोजिट बुक में लेके आना है अमाउंट। 21,200 था माइनस सेकंड में, तो वही सेम लेके आना है। यहां नल था तो यहां पे भी सेम नल लेके आना है, ये करना है। चलिए, तो ये ट्रांजेक्शन आपका 4,000 जो है, ये कौन से कॉलम में चला जाएगा? माइनस वाले कॉलम के अंदर। माइनस कर दिया हमने। और यहां पर हम इसकी समरी नोट कर देंगे, जो भी ट्रांजेक्शन है। क्या ट्रांजेक्शन था आपका? चेक 4,000 रुपीज बट ओमिटेड टू बी बैंक। चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट ओमिटेड टू बी बैंक। ये लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, ए चेक फॉर 2,400 डिपोजिटेड इनटू बैंक। अब ये कह रहा है कि एक चेक था 2,400 का, डिपोजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू रिकॉर्ड इन द कैश बुक एंड वाज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन 29 मार्च। अब ट्रांजेक्शन ये कह रहा है कि 2,400 रुपीज का चेक था जो हमें हमारे कस्टमर से रिसीव हुआ था। कितने अमाउंट का चेक था? 2,400। और वो चेक हमने बैंक में क्लियरेंस के लिए डाल दिया, भेज दिया। और वो चेक मार्च मंथ में क्लियर हो भी गया, उसका पैसा हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गया, जमा हो गया। तो इसका मतलब
कि 2400 रुपीज का चेक का अमाउंट प्लस हो गया हमारी पासबुक में, लेकिन इस ट्रांजेक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। कहां रिकॉर्ड करना भूल गए? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हमने, भूल गए, हो जाती है भूल चूक। अब बात यह है कि हमने किसको भगवान लिया है, इसमें पासबुक को भगवान माना है। पासबुक क्या कह रहा है? 2400 रुपीज प्लस होगा, तो वहां 2400 प्लस है, तो यहां पे भी हमें 2400 रुपीज क्या करना होगा? प्लस। बस ये तो करना है भाई, जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है ना, बस उसको देखते जाओ वहां क्या हो रहा है। वहां कोई ट्रांजेक्शन जितना प्लस हो रहा है उतना ही इधर प्लस कर दो, जितना माइनस हो रहा है उतना ही इधर माइनस कर दो। वहां उस ट्रांजेक्शन का नल इफेक्ट है, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पे भी नल इफेक्ट कर दो। बस यही करना है और कुछ नहीं करना। वो आपको मतलब क्या क्या आइटम ऐड होने चाहिए, लेस होने चाहिए, अप एंड डाउन वाली वो सारी चीजें कुछ ध्यान नहीं रखनी। बस आपको एक इजी ट्रिक मैं बता रहा हूँ, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलना है बस। तो 2400 रुपीज क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? 2400 रुपीज प्लस कॉलम में आ जाएगा, ये लीजिए। बस ये आपका फोर्थ ट्रांजेक्शन हो गया, फोर्थ नंबर का कंप्लीट। अब इसकी भी समरी नोट कर दीजिए पर्टिकुलर के अंदर, जैसे नरेशन बनाते हैं ना अपन एंट्रीज में समरी लिखते हैं, वैसे समरी लिख दीजिए इसकी भी। ए चेक 2400 चेक डिपोजिटेड इनटू बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये लीजिए स्टूडेंट्स। फिर आते हैं नेक्स्ट, अगला ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ए बिल्स रिसीवेबल 2080 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर्ड बट एडवाइस वाज रिसीव 3 अप्रैल। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि 2080 रुपीज का एक बिल था, ठीक है, जो हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया था। तो बैंक से डिस्काउंट करवाया हुआ बिल है, तो बैंक को तो पेमेंट करना ही होगा दोबारा से, क्योंकि हमने बैंक से पैसे बिल के बेसिस पे उधार ले रखे। तो यहाँ पर ये जो बिल था, ये बिल यहाँ पर डिसऑनर्ड हो गया, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें 3 अप्रैल को मिली। मतलब डिसऑनर तो पहले ही हो गया था, लेकिन हमें इसकी इंफॉर्मेशन कब मिली? इसकी इंफॉर्मेशन हमें रिसीव हुई 3 अप्रैल को। तो ध्यान से समझना कि ये वाला जो बिल है 2080 रुपीज का बिल, ठीक है, ये यहां पर डिसऑनर्ड हो गया है। डिसऑनर्ड मतलब कि भाई हमें जिस ड्रॉवी से पेमेंट मिलना चाहिए था ड्यू डेट के ऊपर, ड्यू डेट पर हमें उससे पेमेंट नहीं मिल पाया, जिससे बिल डिसऑनर्ड हो गया। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी फाउंडेशन में अपन ने पढ़ा था, वापस से पढ़ना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, 2080 रुपीज का बिल जैसे ही डिसऑनर्ड हुआ, ठीक है, तो बैंक तो क्या करेगी, आपके अकाउंट में से ये बिल का अमाउंट चार्ज कर लेगी। लेकिन आपको इसकी इंफॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई, आपको इसका कोई इंटीमेशन रिसीव नहीं हुआ, क्योंकि आपको इसकी इंफॉर्मेशन रिसीव हुई 3 अप्रैल को, मार्च मंथ में रिसीव नहीं हुई। यदि आपको मार्च में रिसीव हो जाती तो आप भी अपनी कैश बुक का बैलेंस 2080 से रिड्यूस कर देते। चलिए कोई बात नहीं। तो पासबुक में मतलब बैंक वालों ने तो 2080 रिड्यूस कर दिया पासबुक में से, हम कैश बुक में रिड्यूस कर नहीं पाए, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन अप्रैल में मिल रही है, मार्च में मिल नहीं रही है। अब हमारे लिए यहाँ पर बेस भगवान कौन है? बेस बुक कौन सी है? पासबुक। वहां -2080 हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा? -2080। ये लीजिए कि जिस बुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है उसके अकॉर्डिंग चलना है, तो ये माइनस वाले कॉलम के अंदर आ जाएगा। तो -2080। चलिए स्टूडेंट्स, ट्रांजेक्शन यहाँ भी अपन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट है, फिर से बिल का ही है। ए बिल ऑफ 40,000 was retired paid by the bank under a rebate 600 but the full amount of the bill was credited in the bank column of the cash book। अब ये कह रहा है कि हमें किसी बिल का पेमेंट करना था, हमें किसी बिल का क्या पे करना था? पेमेंट पे करना था। वो बिल था 40,000 का, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले ही कर दिया, जिसपे हमें 600 रुपीज का रिबेट डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो हमने यहां पर पेमेंट कर दिया, 40,000 का बिल था, 600 रुपए का हमें रिबेट मिल गया।
तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट रिड्यूस हुआ? 39,400। भाई 600 रुपए का रिबेट मिल गया ना। 40,000 का बिल, 40,000 का, 600 का रिबेट मिल गया, तो हमारा पेमेंट हो रहा है 39,400। तो हमारे बैंक अकाउंट से कितना अमाउंट रिड्यूस हो रहा है? 39,400। लेकिन हमने कैश बुक में कितना अमाउंट रिड्यूस कर दिया? कैश बुक में हमने बिल का फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया। ठीक है, चलिए। अब यहां हमने 40,000 पूरे माइनस कर दिए, जबकि बैंक के अंदर माइनस हुए थे 39,400 पासबुक में। अब पासबुक हमारे लिए बेसबुक है, भगवान है। वहां 39,400 माइनस हो रहे हैं और हम 40,000 माइनस करके बैठे हैं। तो वहां जितना माइनस हो रहा है उतना ही इधर माइनस करना है। तो अब उसके लिए क्या करना होगा? 600 रुपए आपको और प्लस करने होंगे, तब जाके उधर और इधर दोनों साइड सेम अमाउंट लेस होगा। ये लीजिए, तो 600 रुपए हमने क्या कर दिया? डिफरेंस का जो अमाउंट था वो हमने यहाँ प्लस कर दिया। तो ये 600 रुपए जो हम यहाँ ज्यादा माइनस करके बैठे थे, ये हो जाएंगे प्लस। क्या हो जाएंगे? प्लस। ये लीजिए, ट्रांजेक्शन भी समरी लिखना चाहिए तो लिख लिख दीजिए इसमें, BR। ये तो डिसऑनर्ड का था केस, और ये था अब अगला ट्रांजेक्शन क्या है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अगला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, ए चेक ऑफ 10,000 wrongly credited in the passbook 29th March was reversed on 2nd April। मतलब बैंक वालों से गलती हुई है। देखो ये बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज क्रेडिट कर दिए, मतलब प्लस कर दिए। तो बैंक वालों ने गलती से हमारे अकाउंट में 10,000 रुपए क्या कर दिए? प्लस कर दिए, क्रेडिट कर दिए। तो गलती बैंक वालों की है, उन्होंने गलती से यहां पर प्लस कर दिए, तो हम थोड़ी ना प्लस करेंगे, क्योंकि हमें तो इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो हमारे यहाँ कैश बुक में कुछ भी प्लस नहीं हुआ। अब पासबुक में प्लस है, पासबुक हमारे लिए बेस बुक है, उसको हम भगवान मानेंगे। वहां प्लस है, तो यहाँ पे भी अब हमें क्या करना होगा? सेम अमाउंट लाने के लिए वही प्लस करना होगा, कि हमें उसी की सुननी है, उसी की बात माननी है। वो जो भी अमाउंट प्लस करता है हमें भी प्लस करना है, माइनस करता है हमें भी माइनस करना है, क्योंकि इसमें बेस हमारे लिए पासबुक है। तो 10,000 रुपीज क्या हो जाएंगे? यहाँ पे प्लस साइड में आ जाएंगे 10,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट दो ट्रांजेक्शन और बचे हैं इसमें रिमेनिंग आपके। चलिए, फिर अगला है, बैंक हैड wrongly debited 20,000 rupees account 31st March, reverse 10th April। अब ये कह रहा है कि बैंक वालों ने मार्च मंथ में 20,000 रुपीज, मतलब ये मत समझना कि बैंक ने गलती करी है तो बैंक इसको सुधारेगा नहीं। बैंक ने जो गलती से इस ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए हमारे अकाउंट में प्लस किए थे ना, उसे वो सही कर रहा है, लेकिन वो अगले महीने सही कर रहा है 2 अप्रैल को। तो मार्च में तो वो ऐसे का वैसा ही रहेगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाले में भी गलती बैंक ही कर रहा है। बैंक वालों ने गलती से मार्च वाले मंथ में हमारे अकाउंट में से 20,000 रुपीज माइनस कर दिए, मतलब डेबिट कर दिया, लेकिन हमें इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए हम कैश बुक में कुछ भी माइनस नहीं कर पाए। अब बैंक इस मिस्टेक को रिवर्स कब करेगा? वही अप्रैल में। मार्च में तो ये सेम रहेगा, -20 पासबुक में। अब पासबुक हमारे लिए क्या है? बेस, भगवान। वहां 20 माइनस हुआ है, तो उसकी अपोजिट बुक में भी हमें 20 माइनस ही करना है। तो हम कैश बुक में भी 20,000 क्या कर देंगे? माइनस। फिर उसके बाद लास्ट ट्रांजेक्शन है, ए चेक ऑफ 800 drawn on saving account has been shown drawn on current account in cash book। आपने 800 रुपए का कोई पेमेंट किया था सेविंग अकाउंट से, सेविंग से, लेकिन आपने गलती से उसे करंट अकाउंट में दिखा दिया, कैश बुक में। तो आपने पेमेंट तो सेविंग अकाउंट से किया था, तो आपका जो अमाउंट है वो तो सेविंग अकाउंट का रिड्यूस होना चाहिए। आपने करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट का अमाउंट रिड्यूस कर दिया। कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये जितना भी हम बना रहे हैं स्टेटमेंट फॉर्मेट, BRS जो स्टडी कर रहे हैं, इसमें हम करंट अकाउंट पे ही फोकस रखेंगे, बिजनेस अकाउंट पे। तो आपने गलती से करंट अकाउंट में से माइनस कर दिया, तो आपके बैंक में तो सेविंग अकाउंट में से कोई अमाउंट लेस हुआ ही नहीं।
ठीक है, सॉरी, करंट अकाउंट में से तो अमाउंट लेस हुआ ही नहीं, सेविंग में से हुआ है। तो आपके करंट अकाउंट की जो पासबुक है उसमें से तो अमाउंट कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ, वहां तो नल इफेक्ट। जबकि कैश बुक में आप माइनस करके बैठे हो, गलती हो गई। अब किसकी सुननी है, किसकी माननी है, पासबुक की। वहां इस ट्रांजेक्शन का नल इफेक्ट है, तो यहाँ पे भी नल करने के लिए क्या करना होगा, माइनस कर दिया था तो प्लस कर दो, तो यहाँ पे भी नल इफेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए। तो अब इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को यहां शो कर देते हैं। 20,000 पहले वाला ट्रांजेक्शन तो माइनस में, और 800 वाला प्लस में। ये लीजिए। अब क्या करना है, सारे ट्रांजेक्शन हो गए ना। अब आपको टोटल करना है। अब आपको क्या करना है, टोटल करना है। इन दोनों कॉलम्स का आपको टोटल सम करना है। कौन से दोनों कॉलम्स का, प्लस और माइनस वाले कॉलम्स का। तो टोटल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इनकी टोटलिंग भी कर लेते हैं। पहले प्लस वाले कॉलम का टोटल करें। तो प्लस वाले कॉलम का हम टोटल करते हैं। 1,82,080 रुपीज। 182,80 ये आ रहा है। अब माइनस वाले कॉलम का भी टोटल कर लेते हैं। तो माइनस वाले कॉलम का 13, 34, 34, 54, 56, 80 कितना आएगा, 56,080। ये लीजिए, कर लिया टोटल। ये टोटल हो गया दोनों कॉलम्स का, प्लस और माइनस। अब अब कंपैरिजन करना है, दोनों कॉलम का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स डिफरेंस कितना आएगा दोनों के बीच में, डिफरेंस आएगा आपका 1,26,000। तो 1,26,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इस डिफरेंस को कहां शो करेंगे, जिस कॉलम का अमाउंट ज्यादा है वहां उसको हम शो कर देंगे, क्योंकि पॉजिटिव साइड ज्यादा है, प्लस कॉलम का बैलेंस ज्यादा है। तो यहां पर हमारा जो फाइनल आंसर बीआरएस का कैलकुलेट होगा वो 1,26,000 रुपीज कैलकुलेट हुआ है। और ये 1,26,000 हमारी पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट हो चुका है, क्योंकि कैश बुक का तो गिवन था। तो कैलकुलेट किसका करना था, पासबुक का। तो पासबुक का बैलेंस हमारा पॉजिटिव कैलकुलेट हुआ है, क्योंकि पॉजिटिव कॉलम का बैलेंस ज्यादा है। नेगेटिव का ज्यादा होता तो नेगेटिव कैलकुलेट हो जाता। तो यहां पर पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट। तो ये आ गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, जिसे हम दूसरे नेम से बैंक स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये आपके सामने पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस कैलकुलेट हो गया 1,26,000। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका जो फर्स्ट पार्ट है बीआरएस का, ठीक है, वो मैंने इस एग्जांपल से कंप्लीट करवाया है, जिसमें हमें बीआरएस बनाना है, अमेंडेड कैश बुक नहीं बनानी थी। और इस बीआरएस वाले एग्जांपल में, क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस गिवन था और हमें पासबुक का कैलकुलेट करना था। ये जो कैलकुलेशन साइड में हुई है ये रफली कैलकुलेशन है, आपको ये रफ में करना है। ठीक है, फेयर के अंदर तो आपको ये फॉर्मेट बनाना है और इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्टेटमेंट रेडी करना है। अब ये रफ में जो कैलकुलेशन है यही मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें पता चलेगा कि कितना अमाउंट तो प्लस कॉलम में जाएगा, कितना माइनस कॉलम में। तो जिस बुक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है उसको पकड़ के बैठ जाओ, भगवान मान लो, वो जैसा कहे वहां जितना जितना अमाउंट प्लस हो रहा है उतना ही उसकी अपोजिट बुक में प्लस करो, जितना माइनस उतना ही अपोजिट में माइनस। और यदि कोई ट्रांजेक्शन का नल इफेक्ट है तो अपोजिट में भी नल इफेक्ट लेके आना है। यही आपको ट्रिक फॉलो करनी है, यूज करनी है, और कुछ नहीं करना। अब स्टूडेंट्स, अब आपके अभी दिसंबर 2025 वाले एग्जाम में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में बीआरएस में से जो क्वेश्चन आया था वो आपके डिट्टो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, डिट्टो स्टडी मटेरियल में से आया है। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरमीडिएट में आपका स्टडी मटेरियल, पीवाईक्यू और आपका एमटीपी, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से हमें कवर करना है, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके, क्लियर करके। ठीक है, चलिए अब जैसे कि हम बात करें तो आपके उस क्वेश्चन को लेकर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं कि उस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। जो अभी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स,
उस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या पूछा था, जो डिट्टो हमारे मॉड्यूल में से ही इन्होंने पूरा प्रिंट किया था वो क्वेश्चन। देखिए ये आपका अभी जो दिसंबर वाला जो पेपर है यहां पर, ये देखिए ये आपका पेपर है दिसंबर 2025 का। ठीक है, सीएमए इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 6। अब देखिए इस पेपर में इन्होंने बीआरएस का जो क्वेश्चन पूछा है 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, 7 नंबर का। ये रहा। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सब्जेक्टिव का पहला ही क्वेश्चन जो है ए पार्ट, उसका ए पार्ट आपका है। और इसमें उन्होंने आपसे पूछा है, एक तो अमेंडेड कैश बुक बनाइए, रिवाइज कैश बुक, और सेकंड बीआरएस। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमें अमेंडेड कैश बुक भी बनानी है और बीआरएस भी बनाना है। ठीक है, दोनों चीज करनी है। और ये हमारे पास में ट्रांजेक्शन्स है। अब अमेंडेड कैश बुक का मतलब रिवाइज कैश बुक, मतलब कैश बुक बना चुके थे हम, लेकिन क्या करें गलतियां हो गई थी उसमें, तो दोबारा से बनानी है, बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है वो भी बता दूं मैं यहां पर। ऐसे क्वेश्चंस में पहले तो आप ट्रांजेक्शन्स रीड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या जिनकी मिस्टेक कैश बुक में हुई थी, उनको तो अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड करना है, हमें वहां लेके जाना है। और जो ट्रांजेक्शन पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या पासबुक में गलत रिकॉर्ड हो गए, उनको बीआरएस में एडजस्ट करना है। ठीक है, जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अब पहला ट्रांजेक्शन क्या है कि आपके पास में यहां पर स्टार्टिंग से चलते हैं। आपके पास में मार्च मंथ, संदीप की मार्च मंथ की कैश बुक का बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, नेगेटिव बैलेंस गिवन है। ठीक है, कैश बुक का नेगेटिव गिवन है। फिर आगे ये ट्रांजेक्शन कह रहा है कि कैश एंड चेक 26,800 were sent to the bank 27th March, but check 4,600 were credited on 2nd April and 900 was returned by them dishonored 4th April। मतलब आपने 26,800 के चेक मार्च मंथ में बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड किए थे, जमा करने के लिए। ठीक है, लेकिन उसमें से 4,600 रुपीज का चेक 2 अप्रैल को डिपॉजिट हो रहा है बैंक में, और 900 का चेक 4 अप्रैल को डिसोनर्ड हो गया, बाउंस हो गया। चलिए, तो मतलब ये ट्रांजेक्शन जो है पहला ट्रांजेक्शन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन नंबर सेकंड के ए पार्ट के अंदर जो पहला ट्रांजेक्शन है, पहले हम यहां पर बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड हुआ है। ये कैश बुक और ये पासबुक। अब ये जो पहला ट्रांजेक्शन है, फर्स्ट वाला ट्रांजेक्शन, जिसमें आप 26,800 रुपीज के चेक बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड कर रहे हैं, कब? 27 मार्च को। तो जैसे ही आपने 26,800 के चेक बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड किया, तो मार्च मंथ में आपने जैसे ही चेक सेंड किया, आपने कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर लिया ना इंक्रीज। ठीक है, लेकिन जितने से आपने इंक्रीज किया उतने से पासबुक का बैलेंस इंक्रीज नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पासबुक के अंदर क्या हुआ था, पासबुक के अंदर ये हुआ था कि इस 26,800 में से 4,600 रुपीज के चेक तो 2 अप्रैल को डिपॉजिट हुआ बैंक में, और 900 का चेक 4 अप्रैल को डिसोनर्ड हो गया। तो मार्च मंथ में आपके बैंक में कितने अमाउंट का चेक, कितने अमाउंट के चेक डिपॉजिट हुए? ठीक है, कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, टोटल चेक थे 26,800, जिसमें से 4,600 का चेक तो 2 अप्रैल को डिपॉजिट हो रहा है, 900 का चेक डिसोनर्ड हो रहा है 4 अप्रैल को। तो फिर इसका मतलब मार्च मंथ में 26,800 में से 4,600 और 900 हम लेस कर देंगे, तो बाकी अमाउंट के चेक मार्च मंथ में हमारे बैंक में डिपॉजिट हो गए, बैंक अकाउंट में। माइनस कर दो इसमें से, ये अमाउंट कितना आएगा? 26,800 माइनस 4,600 माइनस 900, 21,300। तो इसका मतलब मार्च मंथ में हमारे बैंक अकाउंट में सिर्फ 21,300 रुपीज ही डिपॉजिट हुए थे। तो मतलब ये जो ट्रांजेक्शन है पहला, ये हमारी कैश बुक में तो रिकॉर्ड हो गया ना, पूरा रिकॉर्ड हो गया। तो मतलब कैश बुक में जब रिकॉर्ड हो चुका, तो हम दोबारा तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, कहां करेंगे? पासबुक में। तो इसको हम कहां एडजस्ट करेंगे? पहला जो ट्रांजेक्शन है फर्स्ट नंबर का,
ये आपका बीआरएस में एडजस्ट होगा, मैं यहां नोट कर देता हूं, ये कहां एडजस्ट होगा, बीआरएस में। ओके, रिवाइज अमेंडेड कैश बुक में इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। सेकंड, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च, सेकंड ट्रांजेक्शन, संदीप इशू चेक, संदीप ने 33,400 के चेक अपने सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को इशू किया था पेमेंट के बदले में। आउट ऑफ दीज चेक वर 27,400 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 5 अप्रैल। देखो, संदीप ने क्या किया, 33,400 रुपीज के चेक मार्च मंथ में पेमेंट के लिए सप्लायर्स को इशू कर दिया। तो जैसे ही चेक इशू किया, कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस कर दिया उसने मार्च मंथ में। लेकिन ये कह रहा है कि 33,400 में से 27,400 के चेक अप्रैल में प्रेजेंट हो रहे हैं। मतलब जिन क्रेडिटर्स को चेक दिया था ना, वो इन टोटल चेक में से 27,400 के चेक बैंक में कब लगा रहे हैं, अप्रैल में, अगले महीने में। तो मतलब 33,400 में से 27,400 लेस करेंगे, तो मार्च मंथ में उन्होंने सिर्फ ओनली कितने रुपए के चेक लगाए हमारे बैंक में, 6,000 रुपए के। तो जितने अमाउंट के चेक वो लगाएंगे, प्रेजेंट करेंगे, उतना ही तो अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से रिड्यूस होगा। तो हमने तो रिड्यूस पूरा 33,400 कर दिया था चेक इशू करते ही, लेकिन मार्च मंथ में हमारे बैंक अकाउंट से रिड्यूस हुआ सिर्फ 6,000। तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी कैश बुक में पूरा प्रॉपरली रिकॉर्ड हो चुका है। तो इसको भी हम कहां एडजस्ट करेंगे, ये भी एडजस्ट होगा आपका बीआरएस के अंदर। ठीक है, फिर आते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। अब स्टूडेंट थर्ड ट्रांजेक्शन ये है, अकॉर्डिंग टू संदीप स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंकर हैव मेड द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च। संदीप ने अपने बैंक वालों को स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि मेरे बैंक अकाउंट से ये दो पेमेंट पे कर देना। कौन से दो अमाउंट पे कर देना, एक तो एलआईसी प्रीमियम 3840 का, और एक टेलीविजन लाइसेंस फीस 2400 का। ठीक है, तो स्टूडेंट थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर संदीप बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि आप मेरे बैंक अकाउंट से ये दो अमाउंट पे कर देना। कौन से दो अमाउंट पे कर देना, एक तो एलआईसी प्रीमियम पे कर देना 3840, और एक टेलीविजन फीस पे कर देना। ठीक है, पे कर देना मार्च मंथ में। तो अब मार्च मंथ में जब इनकी ड्यू डेट आई, तो बैंक वालों ने संदीप के अकाउंट में से ये पेमेंट पे कर दिया। लेकिन जिस दिन पेमेंट हुआ, उस दिन संदीप को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई, या संदीप इसको रिकॉर्ड करना भूल गया, क्योंकि स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो होता है वो एडवांस में दिया जाता है ना। तो संदीप ने उनको एडवांस में इंस्ट्रक्शन दिया था कि मार्च मंथ में ये ड्यू डेट जो भी आएगी उस पर पेमेंट कर देना। ऑटो पेमेंट सिस्टम होता है ना यूपीआई से, कि भाई ये पेमेंट आप कर देना। उन्होंने कर दिया ऑटो पेमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी ड्यू डेट है। लेकिन इसको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। अब ये जो ट्रांजेक्शन है, टेलीविजन फीस और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो फिर ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब इसको कहां एडजस्ट करेंगे, अमेंडेड कैश बुक में ये एडजस्ट होगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या गलत रिकॉर्ड हो गए, उनका अब ट्रीटमेंट, उनका रेक्टिफिकेशन अब होगा अमेंडेड कैश बुक में, मतलब रिवाइज कैश बुक में। तो ये तीसरे नंबर का ट्रांजेक्शन अमेंडेड कैश बुक में जाएगा। फिर अगला, संदीप बैंकर्स हैव कलेक्टेड 3,000 डिविडेंड ऑन ही शेयर। संदीप ने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा था शेयर्स वगैरह में, उन शेयर्स पे डिविडेंड रिसीव हुआ कंपनी से, और डिविडेंड कहां डिपॉजिट हुआ, संदीप के बैंक अकाउंट में। लेकिन जो डिविडेंड इसके बैंक में डिपॉजिट हुआ, तो पासबुक में तो वो प्लस हो गया, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन, उसका इंटीमेशन संदीप को रिसीव नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो इस ट्रांजेक्शन को कैश बुक के अंदर क्या नहीं कर पाया, प्लस नहीं कर पाया। तो फिर इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन भी आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब रिकॉर्ड करना होगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक। अगला ट्रांजेक्शन कह रहा है कि बैंक वालों ने संदीप के अकाउंट से इंटरेस्ट चार्ज किया था 2500, लेकिन जिस दिन इंटरेस्ट चार्ज हुआ उस दिन वो, उसकी इंफॉर्मेशन संदीप को नहीं मिली। संदीप के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, इसलिए वो अपनी कैश बुक का अमाउंट रिड्यूस नहीं कर पाया, जबकि पासबुक का तो बैंक वालों ने रिड्यूस कर दिया। तो ये भी आपका कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो अब ये भी कहां एडजस्ट होगा, अमेंडेड कैश बुक में। तो जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए वो तो अब रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे, जो रिकॉर्ड हो गए उनको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करना। लास्ट है,
ए बिल्स रिसीवेबल 2000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन फेब व डिसोनर्ड। 2000 रुपए का एक बिल था जो बैंक से संदीप ने डिस्काउंट करवा रखा था, वो हो गया डिसोनर्ड। तो डिसोनर्ड हो गया तो बैंक वाले क्या करेंगे, बैंक वाले संदीप के अकाउंट में से वो अमाउंट रिड्यूस कर देंगे, लेकिन वो डिसोनर्ड होने की इंफॉर्मेशन संदीप को नहीं मिली, तो संदीप माइनस नहीं कर पाया, तो फिर ये ट्रांजेक्शन भी आपका कहां रिकॉर्ड नहीं हो पाया, कैश बुक में। तो अब अमेंडेड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। तो टोटल आपके इस क्वेश्चन में 6 ट्रांजेक्शन है, जिसमें से फर्स्ट और सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन तो पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए बीआरएस में एडजस्ट होगा। बाकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ये चारों ट्रांजेक्शन आपके कैश बुक में एडजस्ट नहीं हुए, रिकॉर्ड नहीं हुए, इनकी कैश बुक में कोई एंट्री पास नहीं हुई, तो इनको अमेंडेड कैश बुक में एडजस्ट किया जाएगा। चलिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में, मतलब ये काम आपको अलग से कोई रफ में नहीं करना, ये उन ट्रांजेक्शन्स के आगे ही आपको मेंशन करना है कि भाई पहला ट्रांजेक्शन बीआरएस में जाएगा, दूसरा बीआरएस में, तीसरा चौथा पांचवा छठा ये जाएगा अमेंडेड कैश बुक में। वो रीड करके आप हैंड टू हैंड आगे नोट कर दीजिए। और फिर अब आपको क्या करना है, फिर अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो अमेंडेड कैश बुक प्रिपेयर करेंगे। कौन सी कैश बुक, अमेंडेड कैश बुक। चलिए स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो हम अमेंडेड कैश बुक, रिवाइज कैश बुक बनाएंगे। और ये कैश बुक का हम कौन सा कॉलम बना रहे हैं, सिर्फ बैंक कॉलम, ध्यान रखना, बैंक कॉलम। चलिए, March 31 और 2025, ये आपकी डेबिट साइड और ये आपका क्रेडिट साइड, वही सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, नेगेटिव बैलेंस गिवन है, तो कैश बुक की डेबिट साइड तो पॉजिटिव साइड होती है, फेवरेबल, और क्रेडिट साइड आपकी नेगेटिव साइड होती है, अनफेवरेबल। तो जो बैलेंस आपके पास में गिवन है, पहले तो वो बैलेंस आप यहाँ शो कर दीजिए। कितना नेगेटिव ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, 2,50,000, तो 250 का बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जो ट्रांजेक्शन्स हमने ऊपर सेलेक्ट किए थे अमेंडेड कैश बुक वाले, उनको हम दिखाएंगे। सबसे पहला तो एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया था पेमेंट का, ठीक है, कि एक तो एलआईसी प्रीमियम मेरे अकाउंट से पे कर देना और एक टेलीविजन फीस पे कर देना। तो इन दोनों पेमेंट्स को हमने कैश बुक में शो नहीं किया। तो कैश बुक की जो पेमेंट साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड, और रिसिप्ट साइड होती है डेबिट साइड। तो ये दोनों पेमेंट्स पेमेंट साइड में शो नहीं हुए, तो उनको अब हम यहां शो कर देंगे, एलआईसी प्रीमियम और टेलीविजन फीस। चलिए, कितना कितना अमाउंट, 3840, और दूसरा अमाउंट है 2400, ये लीजिए। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ था, डिविडेंड रिसीव हुआ था, ठीक है, जो बैंक में डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली, वो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया। तो डिविडेंड मतलब इनकम रिसीव हो रही है, तो रिसिप्ट साइड कौन सा है, डेबिट साइड, तो डिविडेंड रिसीव 3000, ये लीजिए। फिर उसके बाद अगला नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट चार्ज, वही पेमेंट का ट्रांजेक्शन था, बैंक वालों ने इंटरेस्ट चार्ज किया था जिसको हमने कैश बुक में हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, कितना, 2500। और लास्ट बिल डिसोनर्ड हुआ था, तो बैंक वालों ने जो भी बिल डिसोनर्ड हुआ था उसका अमाउंट हमारे अकाउंट में से रिड्यूस कर लिया था, तो वही पेमेंट साइड आएगा, ये भी ट्रांजेक्शन, बिल डिसोनर्ड। भाई हमारे अकाउंट में से जो भी अमाउंट रिड्यूस हो रहा है, जो भी पैसे कट हो रहे हैं, वो किस साइड शो होगा, क्रेडिट साइड, और जो भी पैसा आ रहा है, जमा हो रहा है, वो डेबिट साइड कैश बुक के अंदर, ये लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये आपकी अमेंडेड कैश बुक में जो जो ट्रांजेक्शन्स आने थे वो आ गए यहां पर। अब क्या करना है,
अब आपको डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो टोटल करते हैं, तो डेबिट साइड टोटल 3000 है और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है चेक कर लेते हैं, 250, 3840, 2400, 2500 एंड 2000, 2,60,000, 2,60,740। डिफरेंस जो आएगा वो आ जाएगा आपका एक्चुअल ओवरड्राफ्ट बैलेंस, 3000 माइनस कर देंगे इसमें से, तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा, ये डिफरेंस आएगा, ये है आपका कैश बुक का एक्चुअल बैलेंस, और ये कैलकुलेट हुआ है बैलेंसिंग फिगर से। ओवरड्राफ्ट ही आ रहा है वैसे तो अभी भी, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैलकुलेट हो गया है। तो जो ओवरड्राफ्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन था 2,50,000, ठीक है, वो सही नहीं था। जो करेक्ट आपके पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 257,740, ठीक है, दोनों साइड के डिफरेंस से। तो यहां पर अमेंडेड कैश बुक के अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अमेंडेड कैश बुक के अंदर जो भी यहां पर हमारे ट्रांजेक्शन्स कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए या गलत रिकॉर्ड हो गए, है ना, उनको हम एडजस्ट करते हैं, जो हमारी रिवाइज कैश बुक अमेंडेड कैश बुक है उसमें। अब हमें क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हमें बीआरएस बनाना है। तो बीआरएस में कौन से ट्रांजेक्शन जाएंगे, बीआरएस में तो वही आपके फर्स्ट और सेकंड दो ही ट्रांजेक्शन है। तो बीआरएस का स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मेट बना दीजिए। तो अब आपको बीआरएस बनाना है वही मार्च मंथ का, 31 मार्च 2025, वही आपके 2 कॉलम्स, प्लस माइनस और पर्टिकुलर। अब आपके पास में कौन सी बुक का बैलेंस गिवन है स्टूडेंट्स, अब ये जो बेस वाली कहानी है ना जो मैंने बताई थी पिछले एग्जांपल में, वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगी बीआरएस में। अमेंडेड कैश बुक में कोई बेस वाली स्टोरी नहीं आती है, ठीक है, वहां तो हम जैसे नॉर्मली कैश बुक बनाते हैं वैसे ही बनाना है, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड। अब यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ओवरड्राफ्ट बैलेंस गिवन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक का ओवरड्राफ्ट नेगेटिव बैलेंस गिवन है, और कैश बुक के नेगेटिव को हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। कितना, क्वेश्चन में तो 250 था, लेकिन हमने जो एक्चुअल नेगेटिव बैलेंस कैलकुलेट किया है अमेंडेड कैश बुक से वो 257,740 है, यही हमें यहां यूज करना है, 257,740, ये लीजिए। नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव वाले कॉलम में ही शो होगा, पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव वाले कॉलम में शो हो जाता। अब चलिए, अब हम आते हैं अपने उन्हीं दोनों ट्रांजेक्शन की तरफ। पहला ट्रांजेक्शन, अब कैश बुक का बैलेंस तो गिवन है, ओवरड्राफ्ट पासबुक का कैलकुलेट करना है, तो बेस किसको लेना है, पासबुक को बेस लेना है, मतलब पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है। तो पहला ट्रांजेक्शन ये था कि हमने 26,800 के चेक बैंक में डिपॉजिट के लिए सेंड किए थे, लेकिन मार्च मंथ में सिर्फ ओनली कितने अमाउंट के चेक ही यहाँ पर डिपॉजिट हुए थे, मार्च मंथ में सिर्फ 21,300 के चेक ही डिपॉजिट हुए, प्लस हुए, बाकी ये 4600 का चेक और क्या हुआ था अप्रैल में डिपॉजिट हुआ था, और 900 का डिसऑर्डर हो गया था अप्रैल में। तो इसका मतलब पासबुक के अंदर अमाउंट प्लस हो रहा है 21,300, तो जितना पासबुक में प्लस हो रहा है उतना ही कैश बुक में चाहिए हमें, क्योंकि पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है हमें, बेस हमारी पासबुक है। तो इसका मतलब कैश बुक में ज्यादा प्लस हो गया, तो माइनस कर दो डिफरेंस जो है, तो डिफरेंस आ रहा है दोनों का 5500, वो माइनस कर दोगे तो आपके पास कैश बुक में भी कितना प्लस हो जाएगा 21,300, और पासबुक में भी 21,300। तो 5500 का जो डिफरेंस है वो लेस हो जाएगा कैश बुक के बैलेंस में से। सेकंड ट्रांजेक्शन में क्या था स्टूडेंट, सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर पेमेंट का था, हमने कैटरर्स को पेमेंट के लिए चेक इशू किया था 33,400 के टोटल चेक, लेकिन मार्च मंथ में उन्होंने सिर्फ 6,000 के चेक ही प्रेजेंट किए थे, तो हमारे अकाउंट में से सिर्फ 6,000 ही अमाउंट रिड्यूस हुआ मार्च मंथ में, बाकी रिमेनिंग अमाउंट के चेक उन्होंने कब लगाए कब प्रेजेंट किए, अप्रैल में 27,400। तो बेस हमारे लिए पासबुक है इस क्वेश्चन में, क्योंकि पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना है तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, वहां -6,000 हो रहा है, तो उसकी अपोजिट बुक में भी हमें सेम अमाउंट लेके आना है, -6,000। तो कितना अमाउंट हमें
प्लस करना है कि माइनस का 6000 बचे 27400। तो यहां पे भी 6000 माइनस, यहां पे भी 6000 माइनस। तो पहला और जो दूसरा ट्रांजेक्शन बीआरएस में जाएगा उसमें पहले ट्रांजेक्शन में तो 5500 माइनस होगा और दूसरे में 27400 प्लस होगा। चलिए बीआरएस में चलते हैं। पहले ट्रांजेक्शन में तो 5500 माइनस साइड में और दूसरे ट्रांजेक्शन में 27400 प्लस साइड में। ये लीजिए, अब यहां पे ट्रांजेक्शन मेंशन कर दीजिए, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, और सेकंड में मेंशन कर दीजिए चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। अब लास्ट में क्या करना है, वही आपको टोटल करना है और डिफरेंस कैलकुलेट करके पासबुक का आंसर कैलकुलेट करना है कि कैश बुक का तो बैलेंस दिया हुआ है तो पासबुक का कैलकुलेट होगा। तो प्लस कॉलम का तो 27400 और माइनस वाले कॉलम का टोटल आपका हो जाएगा, माइनस वाले कॉलम का टोटल 263 240। ये लीजिए, अब दोनों का डिफरेंस 235 840, 235 840। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपकी माइनस साइड ज्यादा है तो माइनस बैलेंस बचा है पासबुक का, तो पासबुक के माइनस बैलेंस को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, डेबिट बैलेंस एज पर, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये लीजिए, तो ये है आपका फाइनल आंसर। 7 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी। ठीक है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आया था आपके बीआरएस में से, जिसमें आपको अमेंडेड कैश बुक और बीआरएस बनाना था। तो कैसे करना है सॉल्व, सॉल्व आपको करना कैसे है वो मैंने बता दिया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे और उनमें से आप जो ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुए उनको तो अमेंडेड कैश बुक में लेके जाना है, और जो पासबुक में एडजस्ट नहीं हुए उनको बीआरएस में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन था। और इसी सेकंड क्वेश्चन का जो बी पार्ट है वो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन्स का 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए आप, मतलब अभी हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन स्टडी कर लिया, उसमें से भी 7 नंबर का क्वेश्चन दिसंबर में आया था और बीआरएस में से भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन दिसंबर में आया था। ठीक है, और ये जो आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का जो क्वेश्चन आया है ना, ये आपकी फाउंडेशन वाली बुक में से आया है स्टूडेंट्स, अब देख लीजिए आप। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इंटर में घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको अपनी स्टडी पे फोकस रखना है, अपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वैसे भी 40 मार्क्स का सिलेबस तो आपका फाउंडेशन का ही रिपीट हो रहा है, बस थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया जाएगा और कुछ नहीं है। तो बीआरएस चैप्टर हमारा आपके स्टडी मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें आगे अपन और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसमें फिर भी कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, बाकी तो नहीं आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।